हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 12 परमाणु वाला लेसन, जिसमें आज हमारा होने वाला है लेक्चर नंबर 39। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने परमाणु का बोहर मॉडल पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम लोग उसी के आगे क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप क्लास 12th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। बच्चों, वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ बिल्कुल फ्री आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आज बिना देरी किए हुए हम इस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख क्या होता है। तो बोहर ने क्या किया, बोहर के परमाणु सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा के में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा जो बोहर ने व्यंजक दिया था, कल हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, उसी का यूज करते हुए हम लोग हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर आरेखों को मतलब बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बोहर के परमाणु सिद्धांत के अनुसार, यहाँ पर लिखते हैं बोहर के परमाणु सिद्धांत के अनुसार, परमाणु सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा हम लोग किस फार्मूले से देते हैं, En बराबर माइनस RH/n², ठीक। जहां n क्या है, जहां n बराबर कक्षाओं की संख्या 1 2 3 डॉट डॉट, ठीक है। ये n कक्षाओं की संख्या है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हमने बताया था कि अगर इसका R क्या है, रिडबर्ग नियतांक है, H क्या है, प्लांक नियतांक है, C क्या है, प्रकाश की चाल है, और n क्या है, कक्षाओं की संख्या है। तो अगर हम इसमें R H C का मान रख दें तो हमें n कक्षाओं में ऊर्जा एक निश्चित ऊर्जा मिलेगी, ठीक है, जो कि बोहर ने बताया था कि प्रत्येक कक्षा की अलग अलग क्या होती है, ऊर्जा होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं, हम निकालते हैं R H C की वैल्यू, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो R H C की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर, R H C बराबर में R की वैल्यू क्या होगी, R की वैल्यू होगी 1.097 इंटू 10⁻⁷। कल हमने बताया था इसको आप लोगों को, 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, यानी मीटर इनवर्स, ठीक। इसके बाद H का मान होता है 6.6 गुणे 10⁻⁻34 जूल सेकंड इनवर्स, ठीक है। जूल प्रति सेकंड लिख लीजिए या जूल सेकंड इनवर्स लिखिए, जूल प्रति सेकंड, ठीक। उसके बाद C का मान होता है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। अब जो है यहाँ से मीटर पर सेकंड, अब जूल पर सेकंड और मीटर पर सेकंड, यहाँ से जूल सेकंड होता है, इसका जूल पर सेकंड नहीं होता है, जूल इंटू सेकंड होता है, ठीक है ना। अब देखिए, इस सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, और ये मीटर इनवर्स है, ये मीटर है, तो मीटर से मीटर इनवर्स क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको गुणा करा लेंगे हम, इसको 1.097 और 6.6 और 3 का, ठीक है।
तो यहाँ पे गुणा कराते हैं 1.097 का गुणा कराते हैं 6.6 से, ठीक है। तो 6 सते 42, 4 बचा, 6 9 54, 4 58 और 6 के 6, यही चीज़ फिर 2 8 5 6, 2 8 2 10, 8 5 13 1 14, 6 5 11 1 12, 6 1 7, ठीक है। उसके बाद 3 1 4 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, ठीक है ना। 1 2 3 4 अंक बाद अब 3 से और गुणा करा देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 और है, 3 से गुणा करा देते हैं। 3 दूनी 6, 0 3 चौक 12, 3 दूनी 6 1 7, 3 सते 21, 4 अंक बाद दशमलव यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका RHC बराबर 21.7206, ठीक है ना। इसको हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर देते, ये जूल में आ गया, ठीक है। अब इसको हमें किस में निकालना है, एनर्जी है, कक्षा की ऊर्जा है, तो ऊर्जा को हम लोग किस में निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं। तो इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे। तो हमने आपको बताया था कि जूल में है, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाने के लिए हम इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग लगा देते हैं, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन के आवेश से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर भाग लगाएंगे तो RHC बराबर हो जाएगा 21.7206 बटे इलेक्ट्रॉन का आवेश 1 अच्छा यहाँ पर हमने घात तो लिखा ही नहीं, कितना हो जाएगा 8 7 15 हो जाएगा, और 34 में से 15 जाएगा, गुणे 10 की घात माइनस 19 बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ घात भी हमें लिख लेना है, 10 की घात माइनस 19, ये तो जूल में है, लेकिन अब ये आएगा आपका 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19, ये आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है ना। अब यहाँ पर 4 अंक है दशमलव के बाद, यहाँ 1 अंक है, तो 1 2 3, ठीक है ना। अब यहाँ भी 4 अंक, यहाँ भी 4 अंक, पॉइंट से पॉइंट को क्या कर देंगे, काट देंगे, ठीक है ना। अब इतने से इसको हम डिवाइड कर देंगे, 16,000 से 21,000 मतलब 2,17,206 को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसको डिवाइड करने पे जो आएगा वो आएगा आपका 13.57 आएगा, आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। ये आएगा RHC बराबर 13.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसके बाद दशमलव के बाद दूसरा अंक 5 से ज़्यादा है, तो इसको हम हटा के यहाँ पर लिख देते हैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। ये पूरा टोटल RHC का मान हो जाएगा, ठीक है। पूरा टोटल किसका मान हो गया, RHC का मान। अब यही मान उठा के अगर हम समीकरण 1 में रख दें तो हमें आणविक कक्षा की ऊर्जा क्या मिलेगी, हम यहाँ पर लिखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि अतः आणविक कक्षा की ऊर्जा, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं इतने में, अतः आणविक कक्षा की ऊर्जा, आणविक कक्षा की ऊर्जा, आणविक कक्षा की ऊर्जा En बराबर, मतलब समीकरण 1 से लेंगे हम, समीकरण 1 से, ठीक है। यहाँ पर इसको नाम दे दिया हमने समीकरण 1। अब यही RHC का मान रख देते हैं, तो En बराबर क्या मिलेगा, En बराबर -13.6 बटे में n², इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही क्या हो जाएगा, आणविक कक्षा का फार्मूला हो जाएगा, En बराबर -13.6 अपान में n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। केवल हमने क्या किया है, RHC की वैल्यू रखकर En का आणविक कक्षा का निश्चित मान निकाला है। अब यहाँ प्रत्येक कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा होगी। अगर n बराबर हम 1 रखेंगे तो पहली कक्षा की ऊर्जा, 2 रखेंगे तो दूसरी कक्षा की ऊर्जा, 3 रखेंगे तो तीसरी कक्षा की ऊर्जा, यानी प्रत्येक कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा मिलेगी, जो कि बोहर ने हमें बताया था। रदरफोर्ड ने क्या कहा था, प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा क्या होती है, प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमता रहता है, उसकी ऊर्जा निरंतर घटती रहती है। तो उनकी ये कल्पना गलत हो गई थी, जिसको बोहर ने सुधार किया था, ठीक है ना। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं, चलिए उसके आगे अब देखते हैं
आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा निकालते हैं, क्योंकि हमें क्या बनाना है, ऊर्जा स्तर आरेख बनाना है। तो उसमें स्तर रहेंगे तो उनकी एनर्जी हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर निकालते हैं, समीकरण 2 से ले लेते हैं, समीकरण 2 से, या जो लास्ट में फार्मूला लिखा था उसी में लिखते हैं। क्या था, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट रखने पर उसी फार्मूले में रखेंगे। तो सबसे पहले फार्मूला एक यहाँ पर लिख देते हैं हम एक बार, En बराबर माइनस का RSC बाई n स्क्वायर, इतना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें हम रखते हैं n बराबर 1। अगर n बराबर 1 रखेंगे, अतः n बराबर हम 1 रखेंगे तो E1 हमें क्या मिलेगा, E1 बराबर माइनस, इसका मान 13.6 था, यहाँ पर 13.6, ठीक है। अब ये रखेंगे माइनस 13.6 बटे 1 का स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर में आएगा माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। E2 n बराबर 2 रखेंगे तो E2 बराबर हो जाएगा माइनस 13.6 बटे 2 का स्क्वायर, ठीक। ये बराबर में आएगा माइनस का 13.6 बटे 4, 4 से इसको हम भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 4 3 12, 4 चौक 16, बराबर में माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। E3 निकालते हैं, E3 बराबर में माइनस का 13.6 बटे 3 का स्क्वायर, बराबर में ये हो जाएगा माइनस का 13.6 बटे 9, ठीक है। 9 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 9 1 9 और 4 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 9 बचे 45, 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 9 1 9, बस इतना लिख दीजिए, माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। E4 निकालेंगे, E4 बराबर में माइनस का 13.6 बटे 4 का स्क्वायर, बराबर में माइनस का 13.6 बटे 4 चौक 16, ठीक है। 16 116 128, पॉइंट लगाएंगे, 0.16 128, फिर 8 बचा, 0 बढ़ाएंगे, 16 पंचे 80, ये आएगा माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे पांचवें का निकालेंगे तो E5 बराबर माइनस 13.6 बटे 5 का स्क्वायर, ये आएगा आपका माइनस का 13.6 बटे 25, ठीक। ये 25 पंचे 125 माइनस 0.25 पंचे 125 और 11 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, 25 चौका 100, 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पांचवें तक निकाल लिया। अब हम लास्ट में इनफाइनाइट वाले का भी निकालते हैं, ठीक है। तो यहीं पर निकाल देते हैं, एक लाइन डाल के इसको हम यहीं पर निकालते हैं। देखिए आप लोग, ई इनफाइनाइट तो माइनस का 13.6 बटे इनफाइनाइट का स्क्वायर, और इनफाइनाइट से भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट का मिल जाएगा। तो पहली कक्षा की ऊर्जा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरी की माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और तीसरी कक्षा की ऊर्जा माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और चौथी की माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पांचवी की माइनस 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे निकालते चले जाएंगे तो हमें प्रत्येक कक्षा की अलग अलग ऊर्जा मिलेगी। लास्ट में हमने इनफाइनाइट का निकाला, और जब इनफाइनाइट से किसी संख्या को भाग लगाते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। तो इनफाइनाइट वाली जो लाइन है उसकी एनर्जी कितना होगी, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, ठीक है ना। अब इसी का उपयोग करके अगर हम हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख खींचे, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, अतः हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख
ऊर्जा स्तर आरेख। ठीक, यहाँ पर जो है ऊर्जा स्तर आरेख बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आप लोग देखिए यहाँ पर ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, इसकी एनर्जी क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़, -13.6 बहुत छोटा है। ठीक, उसके बाद इससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है। ठीक है, आई बात में जैसे संख्या रेखा होती है तो संख्या रेखा में यहाँ बीच में क्या होता है, 0, इधर -1, -2, 3, 4, 5, तब जाके कहीं 13 आएगा। तो 13 इधर सबसे छोटा हो जा रहा है, इधर वाले जितने नंबर हैं वो सब क्या है, बड़े हैं। तो धीरे धीरे हम यहाँ पर मान रखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बनाते हैं ऊर्जा स्तर। ये हम यहाँ खींचेंगे पहली लाइन, 1, उसके बाद लाइन थोड़ा तिरछी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग देखिए, ये दूसरी लाइन हो गई, ये तीसरी लाइन हो गई, ये चौथी लाइन हो गई, ये पांचवी लाइन हो गई। उसके बाद यहाँ पर डॉट डॉट कर दीजिए और फिर यहाँ पर बनेगी आपकी इनफाइनाइट वाली लाइन। ठीक है, ये इनफाइनाइट वाली लाइन है। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे ये n बराबर 1 की लाइन है, n बराबर 1 की लाइन, n बराबर 2 की लाइन, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, और ये क्या है, n बराबर इनफाइनाइट। ठीक है ना, ऐसे बना लेना है आपको। अब उसके बाद इसकी एनर्जी कितना है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसकी हो जाएगी एनर्जी। ठीक है ना, तो यही क्या है, ऊर्जा स्तर आरेख है। जैसे जैसे n का मान बढ़ रहा है वैसे ऊर्जा स्तर आरेखों की मतलब रेखा जो है वो कम होती जा रही है, या ऊर्जा स्तर कम होता जा रहा है। जैसे जैसे n का मान बढ़ता है वैसे वैसे ऊर्जा स्तर क्या होता है, कम होता जाता है। ठीक है, तो n बराबर 1 जो है इसको बोला जाता है मूल ऊर्जा स्तर। इसको क्या कहते हैं, मूल ऊर्जा स्तर, मूल ऊर्जा स्तर। ठीक, मूल ऊर्जा स्तर। और ये 5 से लेकर 2 तक, ये इतना, ये कहलाता है उत्तेजित ऊर्जा स्तर, उत्तेजित ऊर्जा स्तर। ठीक है, उत्तेजित ऊर्जा स्तर कहलाता है। और ये इनफाइनाइट वाला जो है ये कहलाता है आयनन ऊर्जा स्तर, आयनन ऊर्जा स्तर। ठीक, पहली कक्षा जो होती है इसको बोला जाता है मूल ऊर्जा स्तर, और 2 से लेकर 5 तक जो होती है वो उत्तेजित ऊर्जा स्तर होता है। ठीक है ना, उसके बाद आता है लास्ट में आपका इनफाइनाइट वाला आयनन ऊर्जा स्तर, यानी परमाणु का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहता है, अगर उसे कहीं बाह्य एनर्जी दे दी जाती है तो वो अपनी इस मूल कक्षा को छोड़कर इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो ऊर्जा को लेकर जाता है तो हमें प्राप्त होता है अवशोषण संक्रमण। जब नीचे से ऊपर जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, अवशोषण संक्रमण। और जब ऊपर से, तो यहाँ से जब ऊपर जाता है तो कितनी देर वहाँ रुकता है, 10⁻⁸ सेकंड तक रुकता है। उसके बाद वहाँ से वापस लौटता है, 10⁻⁸ सेकंड तक रुक कर वहाँ से वापस आता है, और वापस आते समय ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। ठीक है, वापस आते समय जो ऊर्जा लेके गया रहता है उसी के बराबर ऊर्जा को क्या करता है, वो उत्सर्जित करता है। और वह जब ऊर्जा को उत्सर्जित करता है तो वहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन परमाणु का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम इसी के बाद का टॉपिक है, हम लोग उसको पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, पहले आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बारे में थोड़ा 1-2 पॉइंट्स और हैं उसको देख लें। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
अब यहाँ पर जो भी हमने ऊर्जा स्तर बनाया था उससे एक चीज़ ये स्पष्ट है कि प्रत्येक कक्षा की अलग-अलग ऊर्जा होती है, एक निश्चित ऊर्जा होती है, ठीक है? तो जैसा कि बोहर ने बताया था, ठीक है? कि ये जो है यहाँ से जो प्रत्येक ऊर्जा स्तर है, ये क्या होते हैं? सतत नहीं होते हैं। जबकि रदरफोर्ड ने क्या व्याख्या कर दी थी कि ये क्या होते हैं? सतत होते हैं। तो ये सतत न होकर क्या होते हैं? विविक्त होते हैं, यानी डिस्क्रीट होते हैं, अलग-अलग होते हैं, ठीक है ना? तो इससे ये भी व्याख्या हो गई। और दूसरी बात यहाँ से ये हमें पता चली कि जैसे-जैसे हम n का मान बढ़ाते हैं, वैसे-वैसे ऊर्जा स्तर का अंतर जो होता है वो घटता जाता है, कम होता जाता है। यहाँ पर ज़्यादा था, इसके बाद कम हो गया, धीरे-धीरे कम होता जाता है जैसे-जैसे हम n का मान बढ़ाते हैं, ठीक है ना? तो अब इसी के बारे में कुछ 1-2 पॉइंट्स और हैं, उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे। इसके बाद हम लोग उत्तेजन विभव, ठीक है? 1-2 चीज़ है, उसको आपको समझना पड़ेगा कि उत्तेजन विभव क्या है। उत्तेजन विभव, कभी-कभी 1 नंबर में डेफिनेशन भी आ जाती है कि उत्तेजन विभव क्या है। इसको बोलते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल, ठीक है? तो उत्तेजन विभव क्या है? उत्तेजन विभव, यहाँ पर इसको पहले थोड़ा समझ लीजिए क्या होता है। तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूल ऊर्जा स्तर में रहते हैं। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूल ऊर्जा स्तर में रहते हैं, ठीक है? जब उन्हें कहीं बाहर से ऊर्जा दे दी जाती है तो क्या होते हैं? दूसरी उत्तेजन ऊर्जा स्तर में क्या होते हैं? चले जाते हैं, ठीक है ना? तो इसी को क्या बोला जाता है? उत्तेजन ऊर्जा। और उसके बाद इस ऊर्जा को देने के लिए जितने विभव को मतलब इस इतनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को देने के लिए जिस विभव पर कार्य करना होता है, उसी विभव को क्या बोला जाता है? उत्तेजन विभव, ठीक है ना? तो डेफिनेशन हम यहाँ पर लिख देते हैं। किसी परमाणु को मूल अवस्था से, यहाँ पर लिखेंगे किसी परमाणु की डेफिनेशन है, किसी परमाणु को मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में लाने के लिए, उत्तेजित अवस्था में लाने के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है। उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है, ठीक? ये तो उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है, ठीक? और इतनी ऊर्जा देने के लिए जिस विभव पर कार्य करना होता है उसको क्या बोला जाता है? उत्तेजन विभव। यहाँ पर लिखेंगे इतनी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, इतनी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जिस विभव पर त्वरित करना पड़ता है, उसे उत्तेजन विभव कहा जाता है। उसे उत्तेजन विभव कहते हैं। उत्तेजन विभव कहते हैं, ठीक है ना? तो ये हो गया किसी परमाणु को मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में लाने के लिए आवश्यक उत्तेजन
आवश्यक ऊर्जा जो है वो क्या कहलाती है, उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है। और इतनी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जिस विभव पर त्वरित करना पड़ता है उसी विभव को क्या बोलते हैं, उत्तेजन विभव कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आया आप लोगों को। अब हम लोग देखते हैं कि उत्तेजन विभव होता क्या है, मतलब उत्तेजन विभव निकालेंगे कैसे। ठीक है ना, तो यहाँ पर उत्तेजन विभव निकालने के लिए अतः हाइड्रोजन परमाणु का यहाँ लिखेंगे। अब उत्तेजन विभव हम निकालेंगे कैसे ये देखिए आप लोग। ठीक है, तो ऊर्जा स्तर आरेख जो हम अभी बनाए थे उसी से लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे अतः हाइड्रोजन परमाणु का उत्तेजन विभव, हाइड्रोजन परमाणु का उत्तेजन विभव, ठीक। हाइड्रोजन परमाणु का उत्तेजन विभव कैसे निकाला जाएगा, देखिए। उत्तेजन विभव, अभी मूल ऊर्जा स्तर से हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रॉन अपनी अगर मूल कक्षा में है तो बाह्य एनर्जी लेकर एक पहली से दूसरी में जा सकता है, या पहली से तीसरी में जा सकता है, या पहली से चौथी में जा सकता है, मतलब किसी भी कक्षा में संक्रमण कर सकता है। ठीक है, अगर मूल कक्षा में है उसके बाद अगर उसको एनर्जी दे दी जाए तो डायरेक्ट वो दूसरे में भी जा सकता है, या तीसरे में जा सकता है, या चौथे में जा सकता है, मतलब किसी भी कक्षा में वो डायरेक्ट जा सकता है उसको जितनी एनर्जी दी जाती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन पहली से दूसरी में जाता है तो उत्तेजन विभव कैसे निकालेंगे, पहली कक्षा का उत्तेजन विभव यहाँ लिखेंगे प्रथम उत्तेजन विभव। ठीक है, प्रथम उत्तेजन विभव, पहले प्रथम उत्तेजन ऊर्जा निकालते हैं। पहले ऊर्जा निकलेगी तब फिर विभव निकलेगा। ठीक है, प्रथम उत्तेजन ऊर्जा, तो ऊर्जा कैसे निकालेंगे, पहले जब मूल ऊर्जा में था, मतलब नीचे वाले लाइन में था जिसको हम मूल ऊर्जा स्तर बोलते हैं, तो जब मूल ऊर्जा स्तर में था तो उसकी एनर्जी जितना थी, उसके बाद दूसरे में गया वहाँ पर जितनी थी। ठीक है, तो यहाँ से एनर्जी लेकर ऊपर गया है ना, तो पहले वाले मतलब दूसरे वाले में से पहले वाले को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तेजन ऊर्जा E बराबर में E1 बराबर क्या हो जाएगा, E1, यहाँ E1 ना लिखिए, E लिखिए केवल। E बराबर में क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1। ठीक, तो E बराबर में E2 कितना था, E2 आपका था माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, और माइनस E1 जो था वो क्या था, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ से E बराबर निकालेंगे तो माइनस 3.4 और माइनस माइनस प्लस 13.6, इसमें घटाएंगे तो E बराबर आ जाएगा 6 में से 4 गया 2, 13 में से 3 गया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये प्रथम उत्तेजन ऊर्जा आई। अतः प्रथम उत्तेजन विभव, प्रथम उत्तेजन विभव जो होगा वो कितना होगा, 10.2 वोल्ट। ठीक है ना, ये है उत्तेजन ऊर्जा, और इतनी उत्तेजन ऊर्जा देने के लिए इतने विभव पर कार्य करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हमें प्रथम का मिल जाता है, प्रथम उत्तेजन ऊर्जा। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन हो सकता है अपनी मूल ऊर्जा स्तर से डायरेक्ट तीसरे में जा रहा है। ठीक है, तो द्वितीय उत्तेजन ऊर्जा, अब द्वितीय उत्तेजन ऊर्जा, ठीक, तो E बराबर क्या होगा, E3 माइनस E1। ठीक, तो E3 जो था वो आपका कितना था, माइनस 1.51, और माइनस E1 तो आपका माइनस 13.6 है। ठीक, अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो E बराबर हमें मिलेगा 6 में से 1 गया, 10 में से 1 गया 9, और 5 बचा, 5 में से 5 गया 0, और उसके बाद फिर 13 में से 1 गया 12। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ऊर्जा हमें 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगी। ठीक है, ये ऊर्जा मिली है। अब हम द्वितीय उत्तेजन विभव निकालते हैं। अतः
उत्तेजन विभव, द्वितीय उत्तेजन विभव, उत्तेजन विभव। ठीक है, विभव कैसे निकालते हैं? जो ऊर्जा आई है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, बस इसी को आप वोल्ट में करके लिख दीजिए बस। तो ये हो जाएगा 12.09 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तेजन विभव। ठीक है, समझ में आया? जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल ऊर्जा स्तर से किसी भी ऊर्जा स्तर में जाता है तो जिसमें जाएगा उसमें से पहले वाले को हम माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? उत्तेजन ऊर्जा मिल जाएगी। और उसी को अगर हम वोल्ट में लिख देंगे तो हमें उत्तेजन विभव मिल जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही आसान है। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। एक पॉइंट और बचा है, इसको देख लेते हैं। आयनन विभव। ठीक है, आयनन विभव, आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है ना, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, आयनन विभव क्या होता है? तो डेफिनेशन में एक बार पढ़ रहा हूँ। ये होता है किसी परमाणु को आयनित करने के लिए जो जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं, और इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए जिस विभव पर कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं? आयनन विभव कहते हैं। ठीक है ना, सेम उसी तरीके से डेफिनेशन इसको लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे आयनन ऊर्जा और यहाँ पर लिखेंगे आयनन विभव। तो किसी परमाणु को, यहाँ से शुरू करेंगे, किसी परमाणु को आयनित करने के लिए, आयनित करने के लिए जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। आयनन ऊर्जा कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक, इतनी ऊर्जा ये आगे लिखेंगे। इतनी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जिस विभवांतर से त्वरित करना आवश्यक होता है, त्वरित करना पड़ता है, लिख लीजिए, त्वरित करना पड़ता है, उसे आयनन विभव कहते हैं। आयनन विभव कहते हैं। ठीक, तो किसी परमाणु को आयनित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या बोला जाता है? आयनन ऊर्जा कहा जाता है। और इतनी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जिस विभवांतर से त्वरित करना पड़ता है उसे क्या बोला जाता है? आयनन विभव। ठीक है, तो आयनन विभव हमेशा कहाँ से निकाला जाएगा? इनफाइनाइट से निकाला जाता है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था अभी ऊर्जा स्तर बनाया था, तो जो इनफाइनाइट वाली लाइन थी वो आयनन ऊर्जा स्तर था। ठीक है, तो आयनन ऊर्जा स्तर में ही हमें आयनन ऊर्जा मिलेगी और वहीं पर आयनन विभव मिलेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिखेंगे अतः हाइड्रोजन का आयनन विभव, अतः हाइड्रोजन का आयनन विभव, आयनन विभव क्या होता है? तो पहले आयनन ऊर्जा निकालेंगे, पहले ऊर्जा फिर विभव। ऊर्जा E बराबर होगा E इनफाइनाइट माइनस E1। ठीक, तो ये मिलेगा हमें E बराबर E इनफाइनाइट 0 और माइनस E1 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो आएगा E बराबर 13.6 इलेक्ट्रॉन
वोल्ट ये ऊर्जा आएगी, तथा विभव जो होगा विभव भी बराबर जो होगा वो 13.6 वोल्ट होगा। ठीक है ना, ये होता है आयनन विभव। तो इलेक्ट्रॉन का जो आयनन विभव होता है हाइड्रोजन परमाणु के, वो कितना होता है, 13.6 वोल्ट होता है। ठीक है ना, समझ में आया आप लोगों को। तो बस इतना सा टॉपिक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। इसके बाद एक टॉपिक और है, बंधन ऊर्जा। ठीक है, तो बंधन ऊर्जा क्या होता है, इसको आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, मैं डेफिनेशन बोल दे रहा हूँ। बंधन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के, जैसे कोई परमाणु होता है उसमें नाभिक और उसके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं। ठीक है, तो उस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को क्या बोला जाता है, बंधन ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है ना, तो बंधन ऊर्जा जो होती है वो कितने के बराबर होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। और बंधन विभव जो होता है वो 13.6 वोल्ट होता है। ठीक है ना, बस यही इतना है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है बच्चों, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि आपको वीडियो ज़्यादा बड़ी चाहिए तो हम 1 घंटे तक की वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं। बस आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि आप लोगों को ज़्यादा देर की वीडियो चाहिए। ठीक है ना, तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। ठीक है, वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाके इसका PDF बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी पूरा आप लोग कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।